नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। ये 10 में से 8 या 9 अटेम्प्ट में पूछा जाएगा। इसका रेलेवेंस इतना ज्यादा है। फंक्शंस ऑफ मनी अभी ये 12th में देखो कितने बार पूछते थे एक जमाने में। तुम आंसर अगेन ए इंट्रोडक्शन, बी डेफिनेशन और सी फंक्शंस ऑफ मनी, इस हिसाब से तुम अटेम्प्ट करोगे ये। सो तुमको बताने के लिए ये एक पीपीटी हमने तैयार किया है जिससे इजी पड़ेगा तुमको। मनी के क्या फंक्शंस है? जो मनी के फंक्शंस है उसको 3 ग्रुप में जोड़ा गया है। जो मनी है एज अ फंक्शन उसको 3 ग्रुप में जोड़ा गया है। सबसे पहले प्राइमरी या मेन फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा कंटिंजेंट फंक्शन। ठीक है, 3 फंक्शंस है। तुमको याद रखना आसान है। तुम क्या सोचो, प्राइमरी केजी, सेकेंडरी केजी, तो तुमको याद रहेगा। और फिर कंटिंजेंट मतलब 10th को कंटिंजेंट बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ जब तुम आंसर अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले शुरू करोगे कि बार्टर में ड्रॉबैक क्या था। तुम बोलोगे कि इन द बार्टर सिस्टम देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो हमने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में देखा था कि जो तुमको चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, सामने वाले को जो चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए। सो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रहा तो ही एक्सचेंज होता था, वरना नहीं। ये प्रॉब्लम मनी ने सॉर्ट आउट कर दिया है। नाउ कितना आसान है। तुम जाओगे, तुमको एक वस्तु पसंद आई, 100 रुपया दो, वस्तु खरीद लो। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि तुमको गेहूं चाहिए और सामने वाले के पास चावल है तो दूसरा ढूंढना पड़े। 100 रुपया दो, गेहूं ले लो, खत्म करो मैटर। सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में शुरू करो बार्टर का ड्रॉबैक और फिर फंक्शंस ऑफ मनी में आओ और एडवांटेज बताओ। क्या सबको सर पहला पॉइंट समझ में आया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज? यस। अच्छा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए पैसा है क्योंकि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। लोग स्वीकारते हैं, तुम जो भी 100 रुपया 500 के नोट दो, लोग स्वीकारते हैं इसलिए बिकॉज जनरली एक्सेप्टेबल है। तो मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एवरीबडी टेंड्स टू एक्सेप्ट इट, therefore it serves as a medium of exchange because of the general acceptability of Indian rupees. Coming to point number 2, measure of value। तुम क्या करोगे, वापस से बार्टर का ड्रॉबैक बताओगे कि ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि तुम गाय भैंस बकरे को गेहूं चावल को कैसे मेजर कर सकते थे। आजकल मेजर करना आसान है। चावल 60 रुपया किलो, गेहूं 50 रुपया किलो। ठीक है ना। नाउ यू कैन गिव वैल्यू टू नियरली एवरीथिंग। So with the modern functions of money you can give value to most of the things, correct? So पहले शुरुआत करोगे, during the barter system it was very difficult to provide value to the goods and services because everything was exchanged for goods. Therefore to provide value was very difficult. But in modern times, since everything is measured in terms of value, you can buy and sell everything and everything has a price. So it becomes easier to have a financial transaction now. Correct?
सो ये मेजर ऑफ वैल्यू था। कमिंग टू सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, इसमें हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस में सबसे पहले फंक्शन में आते हैं हम, कौन सा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगेन तुम क्या करोगे, बार्टर सिस्टम में जाओगे और बोलोगे कि ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम if you borrowed wheat, you had to return in terms of wheat, but wheat was perishable. So deferred payment मतलब आज कर्जा लिया भविष्य में दिया। बार्टर सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेजॉरिटी गुड्स पेरिशेबल थे। बट नाउ विद द कमिंग ऑफ मनी, you borrow 1000 rupees and you repay 1000 rupees. So borrowing and lending has become very easy with the कमिंग ऑफ मनी, बिकॉज वैल्यू है, मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है, तुम कर्जा लिए हो उसी वैल्यू में लौटाओगे, तो इट बिकम्स इजियर। तो ये सेकेंडरी फंक्शन का पहला पार्ट था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू, वापस से तुम बार्टर में जाओगे। इन बार्टर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर मनी बिकॉज व्हाट वाज मनी was in terms of the animals and vegetables, and since both of them were perishable, therefore storing of money that was goods then was very difficult. But now you can store money in your house, 50, 100, 500, 2000 के notes. At the same time you can store money in the bank, और पैसा का वैल्यू एक झटके में गिरता नहीं है कि 100 रुपए का गुड्स 20 रुपए में आ जाए, ऐसा होता नहीं है। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल, देयरफॉर पीपल कैन स्टोर इट इन देयर हाउस, एट बैंक्स, ठीक है, तो स्टोरेज बिकम्स इजियर। समझ में आ रहा है कैसे आंसर लिखोगे? यस सर। सबके 5-5, 6-6 लाइन लिखोगे तो भी तुम्हारा 2-3 पेज हो जाएगा, कोई 10 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, एबीसी फॉर्म में लिखना है। नाउ थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। भारत में करीबन 6 लाख गांव है, हर एक गांव के भगवान हो सकता है अलग हो, खाना पीना रहना अलग हो। सो इफ यू गो टू साउथ इंडिया, इडली सांभर चलता है, नॉर्थ इंडिया पराठे चलते हैं, वेस्ट जो अपन है यहाँ पे मिसल पाव चलता है। सो सबका रहन सहन अलग है। इफ यू वांट टू sell your house now and go to Pune, it is possible, but उस समय तुम सोचो राजस्थान का एक आदमी है, उसको महाराष्ट्र में आना है, उसके पास ऊंट है, वो ऊंट लेकर आएगा, तुम बोलोगे हमको ऊंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस है, ऊंट के दूध ज्यादा सारे यूज करोगे, बाकी ऊंट का डेजर्ट में यूज होता है क्योंकि ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। महाराष्ट्र में तुमको डेजर्ट लगभग नहीं मिलेगा, तो महाराष्ट्र में ऊंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आदमी को इधर आना है, तो वो उसको यहाँ पे कोई जगह खरीदना है और बार्टर चल रहा है, देने के लिए उसके पास ऊंट है बट खरीदार कोई नहीं होगा। बट नाउ सेम एग्जांपल लिया जाए विद द मनी वैल्यू कमिंग इन, वो राजस्थान में ऊंट को बेच देगा 50,000 में, इधर आएगा 50,000 में कुछ खरीद लेगा, सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बिकम्स पॉसिबल। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। So transfer of value becomes becomes easier with the coming of money. Next, contingent functions. ये प्रोफेसर किनले ने दिए हुए हैं कंटिंजेंट फंक्शंस, हम एक एक करके देखेंगे। मेजरमेंट एंड डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम। अब ये होता क्या है, इफ यू गो बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एक सेकेंड, इफ यू गो बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उस समय हर प्रांत में राजा थे, भारत एक देश लेकिन हजारों राजा थे, नेशनल इनकम मेजर होने का सवाल ही नहीं उठता। एक देश भी होता तो मेजरिंग रॉड मनी था ही नहीं। आज अपने देश का नेशनल इनकम करीबन 2 लाख करोड़ है,
तुम इंडिया का नेशनल इनकम आराम से मेजर कर सकते हो, और उसमें से कितना हिस्सा एग्रीकल्चर का है 14 रुपया, कितना हिस्सा इंडस्ट्री का है करीबन 23 रुपया, कितना हिस्सा सर्विस मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस का है, दैट इज क्लोज टू 61 रुपीज। आराम से मेजर कर सकते हैं। सो आज के तारीख में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज पॉसिबल, उस जमाने में पॉसिबल नहीं था। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, बेसिस ऑफ क्रेडिट। नाउ जैसे मैंने बताया कि मनी जब से आया है तब से चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर्स सब पॉसिबल हो गया है। क्यों? क्योंकि उधारी जो है वो बोलते ना, तुम उधारी क्यों बोलते हैं कि तुमने आज चेक दिया सामने वाले को 50,000 रुपया, नाउ इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो मनी के वजह से उधारी इजीली हो गया है, चेक और जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, ये सब पॉसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ मनी। सो ये दूसरा था बेसिस ऑफ क्रेडिट। तीसरा, इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। अब ये होता क्या है, एक कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। सो व्हाट आई मीन टू से कि सपोजिटली तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तुम 1 लाख रुपए से मशीन खरीदोगे, ठीक है, और मशीन से बिजनेस करोगे। या तुम्हारे पास 5 लाख रुपया है, तुमने इंडिका टाटा की कोई कार खरीदी, उसको टूरिस्ट कार में लगा दिया। या तुम्हारे पास 3-4 लाख रुपया है, तुमने जेरोक्स मशीन खरीदा और लोगों को जेरोक्स देके पैसा कमाना शुरू किया। सो बोलने का तात्पर्य यह है, पैसे से तुम मशीन या बिजनेस डाल के और कमा सकते हो। उस जमाने में गाय भैंस बकरी था, एक्सचेंज करके थोड़ा कठिन था, जितना आज आसान हो गया। सो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, ये वाला पॉइंट है कि आजकल लिक्विडिटी आसान हो गया है विद द कमिंग ऑफ मनी, ठीक है। और इफ इसमें मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होता है? अपने देश में अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि ये लो तुम्हारे हाथ में 100 रुपया रखा, ये तुम्हारा इनकम हुआ, उसमें से तुम 1 घंटे में जाकर खर्चा करके आओ। तुम जाकर खर्चा किए 80 रुपया, 20 रुपया सेव किए। सो ये पूरे देश का पकड़ लो, 2 लाख करोड़ में सपोजिटली 80% खर्चा, मतलब 1,60,000 करोड़ का खर्चा है, मतलब 40,000 करोड़ का सेविंग्स, उसमें से 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो ये मैक्रो वेरिएबल्स है, जिसमें से देश का आउटपुट कितना, 2 लाख करोड़, उसको जीएनपी बोलो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से सेविंग्स कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलता है। तुम्हारे नॉलेज के लिए देश का नेशनल इनकम 2 लाख करोड़ है, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है करीबन 21, ऐसे बोल सकते हैं 2 ट्रिलियन, 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का जीडीपी है, उसमें करीबन कितना मिलता है गवर्नमेंट को, 10% टैक्स में कलेक्ट होता है। 2 लाख करोड़ में ऐसा तुम बोल सकते हो 20,000, मतलब 10% टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को। सो बजट बनाने में आसानी होती है, क्योंकि कहाँ खर्चा है, कहाँ आमदनी है। फैमिली भी तो वैसे ही चलता है कि पापा का कितना इनकम है, घर चलाने के लिए कितना खर्चा है, कितना सेविंग्स है, ये सब। अच्छा, पापा का कमाई में कितना ईएमआई, कर्जा लिया है तो कितना ईएमआई जाता है, ठीक है, कितना ग्रोसरी को लगता है, कितना वेजिटेबल्स को लगता है, फिर तुम्हारा केबल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दूध का बिल, ठीक है ना, तुम्हारा एजुकेशन का खर्चा, ये सबको मेजर किया जा सकता है। और ये कंटीजेंट फंक्शंस है। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? ये सब नो? Yes, sir. नाउ इसको याद रखने के लिए मैंने एक आइडिया बनाया, फंक्शंस ऑफ मनी का मेन फंक्शंस। स्टार्टिंग लेटर एम है, एम एम, ठीक है, एम 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 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। स्टार्टिंग लेटर है एस, सेकेंडरी उसमें एस एस, और एस के बाद आता है टी,
और फिर कंटिजेंट फंक्शन में 4 फंक्शंस है। तुम लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है तुमको।